Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about termination of pregnancy. This topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view and also important for governance paper. पहले देखते हैं कि अबॉर्शन, इसको मेडिकल टर्म्स में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, उसको लेकर के हमारे देश के अंदर क्या कानून है। अबॉर्शन को लेकर के इसको रेगुलेट करने वाला कानून है, उसका नाम है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021. इट इज एन अमेंडमेंट एक्ट बिकॉज द ओरिजिनल एक्ट वाज ब्रॉट इन 1970s और 71. उसको अमेंड किया गया साल 2021 में। तो अब हमारे लिए यही कानून है अबॉर्शन को लेकर के। तो बेसिकली अबॉर्शन मैक्सिमम 24 वीक्स तक परमिटेड है, लेकिन उसमें भी कंडीशंस है। बेसिकली 20 वीक्स तक अबॉर्शन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 20 वीक से लेकर के अगर 24 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो उस केस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। बेसिकली 20 वीक्स तक अबॉर्शन है तो 20 वीक्स तक का अगर अबॉर्शन करवाना है 20 वीक्स की प्रेगनेंसी का, तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करके अबॉर्शन कराया जा सकता है। लेकिन 20 वीक से लेकर के अगर 24 वीक तक के बीच की प्रेगनेंसी है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए स्पेशल कैटेगरी, और उसमें दो डॉक्टरों से पहले कंसल्ट करना होगा, सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए फिर जाकर के अबॉर्शन का परमिशन दिया जा सकता है। एंड ये जो दूसरा कैटेगरी है 20 से 24 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की जो कंडीशन है, दिस इज अलाउड ओनली फॉर विमेन बिलोंगिंग टू स्पेशल कैटेगरीज। स्पेशल कैटेगरी डिफाइन करने का जो पावर है वो इस कानून ने अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने अपने रीजन में देने के लिए एम्पावर किया है। स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन मोस्टली इंक्लूड रेप सर्वाइवर्स या रेप विक्टिम्स एंड अदर वल्नरेबल वुमेन लाइक डिफरेंटली एबल्ड वुमेन एंड माइनर्स। तो एक बार इसी चीज को समझने के लिए देख लेते हैं विद हेल्प ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन कि अप टू 20 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है तो विदाउट मच कंडीशंस वन अ वुमन हैज टू कंसल्ट डॉक्टर एंड देन हैज टू गो फॉर अबॉर्शन या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बट 20 to 24 वीक्स है देन इट इज कंडीशनल एंड इट इज अलाउड ओनली फॉर कैटेगरीज ऑफ वीमेन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, माइनर, if women has gone through some change in marital status after pregnancy या during pregnancy, जैसे कि widowhood हो गया या डिवोर्स हो गया आफ्टर द प्रेगनेंसी स्टार्टेड, फिजिकल डिसेबिलिटी हो, मेंटली इल वुमेन हो, फीटल में कुछ माल फॉर्मेशन डेवलप हो जाए, पता चल जाए कि ये जो फीटस जो है मौजूदा स्टेट में इसके कारण जो चाइल्ड होगा सो काफ़ी सारी तकलीफें होंगी, उसका फिजिकल कुछ डिफॉर्मेशन हो चुका है, एनी प्रॉब्लम इफ इट इज़ फाउंड लेटर ऑन, तो उस केस में भी ये स्पेशल केस कंसिडर किया जाएगा एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज परमिटेड। एंड सेवेंथ कैटेगरी इज ऑल्सो देयर वेयर देयर इज सम ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर और सम नेचुरल डिजास्टर, कहीं वॉर चल रहा है या फिर कोई लैंडस्लाइड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस स्पेशल कैटेगरी इज अलाउड फॉर वुमेन। ये 24 वीक वाला जो क्राइटेरिया है, ये 24 वीक के आगे प्रेगनेंसी टर्मिनेशन इसलिए परमिट नहीं किया गया है इन जनरल क्योंकि साइंस के हिसाब से 24 वीक्स तक के बाद जो फीटस होता है वो वाइबल हो जाता है। वाइबल मतलब द फीटस वुड बी एबल टू सर्वाइव ऑन इट सेल्फ इवन आफ्टर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन या अबॉर्शन, तो इसको कहा जाता है फीटस वाइबिलिटी। उस केस में फीटस को काफ़ी सारा नुकसान पहुंचेगा, वो प्री मैच्योर बॉर्न हो जाएगा और उसको फिर लाइफ टाइम जितना टाइम तक भी वो सर्वाइव करता है काफ़ी पेन होगा और उसके बाद उसकी डेथ होगी। सो दैट इज वेयर दिस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 24 वीक्स हैव बीन डिफाइंड, अ थ्रेशोल्ड लिमिट की जिसके आगे फीटल वाइबिलिटी इज जनरली रियलाइज्ड। बट ये 24 वीक वाला जो कैटेगरी है या 24 वीक वाला जो थ्रेशोल्ड है, इसको भी टाइम टू टाइम बदला जा सकता है, केस बाय केस बेसिस पे बदला जा सकता है, और उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, स्पेशल परमिशन लेनी होगी। उसी से रिलेटेड एक करंट न्यूज है
हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक 14 ईयर ओल्ड विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हु गॉट प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट इटसेल्फ, द 14 ईयर ओल्ड विक्टिम, और 30 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का परमिशन दिया है. This is an exceptional case which Supreme Court has also accepted, and Supreme Court has used its power under Article 142 of the Constitution. तो हमने आर्टिकल 142 ऑलरेडी कवर किया है, जहां हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट हैज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 where Supreme Court can release an order which will have gravity of any other law, and सुप्रीम कोर्ट यूजेस दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस. तो उसी का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 वीक की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करने का परमिशन दिया है. डॉक्टर्स का जो ओपिनियन है वो ये है कि अब दो डॉक्टर्स के, ऑफ कोर्स मेडिकल तो एक्सपर्टीज कंसल्ट करना ही होगा, तो दो दो डॉक्टर्स से कंसल्ट किया गया है. दे बिलीव कि दिस प्रेगनेंसी टर्मिनेशन विल नॉट लीड टू अ वायबल फीटस, यानी कि फीटस वोंट बी एबल टू सर्वाइव और सस्टेन ऑन इटसेल्फ. दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड दिस टर्मिनेशन ऑफ 30 वीक प्रेगनेंसी. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about insurance sector in India. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, करंट न्यूज देखते हैं. इंश्योरेंस सेक्टर का जो रेगुलेटर है IRDAI, अलग अलग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने रेगुलेटरी बॉडीज बना रखे हैं थ्रू अ लॉ. सो दीज रेगुलेटरी बॉडीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज. फॉर एग्जांपल, स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट के लिए RBI है, लाइक दैट. टेलीकॉम सेक्टर के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है. सिमिलरली इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटर है वो है IRDAI, विच इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. और IRDAI ने हाल फिलहाल में इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि नाउ दे विल नॉट पुट एज रिस्ट्रिक्शन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल 1 दिस ईयर इटसेल्फ. अभी तक क्या होता था कि इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 65 ईयर्स का थ्रेशोल्ड लिमिट रखते थे, यानी कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं ले सकते थे. बट IRDAI ने सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हेल्थ बेनिफिट्स, जेरियाट्रिक केयर कहा जाता है, सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ फैसिलिटीज को जेरियाट्रिक केयर कहा जाता है. तो जेरियाट्रिक केयर्स को इंश्योर कराने के लिए 65 ईयर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो हटाने का आदेश दिया है टू द इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, अपने हिसाब से आप थोड़ा प्रीमियम चार्ज कर लीजिए, जो जैसे भी हाइयर प्रीमियम चार्ज कर लीजिए, जो भी है, बट डोंट पुट द सीलिंग लिमिट ऑफ 65 ईयर्स की, इसके बियॉन्ड हेल्थ इंश्योरेंस हो ही नहीं सकता. तो दिस रिस्ट्रिक्शन हैज बीन डन अवे. ये करंट डेवलपमेंट है इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के. एक बार जरा देख लेते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में. हो सकता है सीधा सीधा प्रश्न GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में आपसे इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के पूछ ले. तो इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट. India is fifth largest life insurance market in the world, and it is growing at a faster pace of about 32 to 34% every year. दूसरा, इससे भी अच्छा डेटा दूसरा वाला है. देखिए, कोई भी आंसर को स्टार्ट करने का सेफेस्ट तरीका होता है, दो या तीन है बेसिकली. जो की वर्ड्स हैं उनको डिफाइन कर दिया, एक तरीका ये होता है, या तो फिर रेलेवेंट डेटा के साथ स्टार्ट कर दिया आपने. इंश्योरेंस को लेकर के सवाल है, आपने डेटा दे दिया. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 22-23, इंडियाज इंश्योरेंस मार्केट इज पोइज्ड टू इमर्ज एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ग्लोबली इन द कमिंग डिकेड. ये लिख दिया, एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी. ये भी लिख सकते हैं, इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस मार्केट इज फिफ्थ लार्जेस्ट एंड इट इज ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट पेस ऑफ 32 to 34% ईच ईयर. बट Indian insurance sector is also facing certain challenges, certain limitations. लिमिटेशन है सबसे पहला लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन. अभी भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी कम है अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को तुलना में कंपेयर किया जाए तो. ग्लोबल एवरेज है इंश्योरेंस 7% ऑफ द GDP, यानी कि जितना दुनिया का GDP उसका 7% के आसपास इंश्योरेंस अमाउंट लोगों ने इंश्योर किया हुआ है. मतलब जितना अमाउंट को इंश्योर किया जाता है कि डेथ या लाइफ इंश्योरेंस 2 करोड़ का लिया, किसी ने 1 करोड़ का लिया, ऐसे. तो 7% ऑफ GDP, ग्लोबल GDP है वो इंश्योरेंस अभी तक कराया हुआ है. ग्लोबल एवरेज ये है.
भारत के अंदर दिस इज लेस देन ग्लोबल एवरेज। 5% ऑफ द जीडीपी इज द इंश्योरेंस penetration limit in India, which is less than global average. I've told you so many times in the past also कि आंसर्स में सबसे महत्वपूर्ण होता है की आइडियाज और उनको सपोर्ट करने के लिए रेलेवेंट डेटा। तो लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया विच इज लेस देन वर्ल्ड एवरेज। 7% ऑफ द जीडीपी इज ग्लोबल एवरेज, भारत के अंदर 5% ऑफ द जीडीपी। उसके अलावा फ्रॉड एंड मिस सेलिंग का प्रॉब्लम है। अनस्क्रूपलस प्रैक्टिसेस बाय एजेंट्स, कुछ भी फ्रॉड बोल करके इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच देते हैं झूठ बोल करके। टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट से अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर नॉट दैट डेवलप्ड या स्ट्रीमलाइंड। उसके अलावा मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस सेलिंग इज अ प्रॉब्लम। उसके अलावा मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, फॉल्स क्लेम्स फ्रॉम द कस्टमर साइड्स, ये भी प्रॉब्लम है। क्लेम मैनेजमेंट, क्लेम सेटलमेंट इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया। इंश्योरेंस को क्लेम करना फिर उसको सेटल करना, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, स्लो एंड ओपेक, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के। इन प्रॉब्लम्स के कारण ही इंश्योरेंस सेक्टर हमारे देश के अंदर अभी काफी लिमिटेड है। उतना अभी तक उसकी पेनिट्रेशन बढ़ी नहीं है। हाँ, ग्रो कर रहा है भले फास्ट पेस से, लेकिन अभी भी ओवरऑल पेनिट्रेशन इज लो। तो इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है एफडीआई नॉर्म को लिबरलाइज कर दिया। आज के डेट में एफडीआई 74% तक अलाउड है इन इंश्योरेंस सेक्टर, जो 2014 तक सिर्फ 26% अलाउड था। तो जिस कारण से कई सारी फॉरेन कंपनियां जो हैं वो भी अब भारत के अंदर आ रही हैं और इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। पिछले 9 सालों में लगभग 54,000 करोड़ का एफडीआई आया है इन इंश्योरेंस सेक्टर। उसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, इसको एड्रेस करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, बीमा सुगम पोर्टल। ये बीमा सुगम पोर्टल के बारे में हमने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में भी रटा था, टॉपिक नंबर 278। एक बार डिटेल में देखना चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं। इट इज बेसिकली an platform which will allow a single app या single platform which will allow us to buy life, health, motor insurance or property insurance from one place. It will also provide a centralized database for making relevant policies in the future. के अलावा गवर्नमेंट ने भी कई सारे इंश्योरेंस स्कीम्स निकाले हैं अपने तरफ से फॉर पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड या वीकर सेक्शन, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ध्यान रखिए, प्रीलिम्स में आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स याद होने चाहिए, इसीलिए कुछ मामलों में प्रीलिम्स ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब यही प्रीलिम्स का मैं रिवीजन करा रहा होता आपको तो एक एक डिटेल बताता है, जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के दौरान मैं कराता हूँ कि जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या कितना प्रीमियम होता है और कैसे कितना आपको रिटर्न, कितना आपको कंपनसेशन मिलेगा। ये सब चीज़ें रटनी पड़ती हैं प्रीलिम्स में। मेंस में यू जस्ट नीड टू नो द ब्रॉडर डिटेल्स, बहुत ज़्यादा डेप्थ में फैक्चुअल डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने भी कई सारे इंश्योरेंस स्कीम्स निकाले हैं, जिस कारण से इंश्योरेंस सेक्टर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। और हाल फिलहाल में जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो तो आपको पता ही है, IRDAI हैज रिमूव द एज लिमिट फॉर परचेजिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इंडिया। क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? देखिए, जो प्रॉब्लम है या जो चैलेंजेस है वहीं से वे फॉरवर्ड भी आप लिख सकते हैं या वहीं से सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स है, लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तो बेसिकली पेनिट्रेशन को बढ़ाना है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं तो इंक्रीज लेवरेज अपॉन टेक्नोलॉजी, क्लेम मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई कर दीजिए। फ्रॉड को टैकल करने के लिए लेट अस हैव ए वेरी डिटेल्ड स्पेसिफिक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, नीड फॉर अवेयरनेस प्रोग्राम, ताकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़े। तो जितना फैक्ट या एग्जैक्ट डेटा फैक्ट से याद आ जाए उतना अच्छा है। बट पॉइंट्स बनाने के लिए आप 3-4 पॉइंट्स तो बना ही सकते हैं। द प्रॉब्लम्स इटसेल्फ विल सजेस्ट यू व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। कोई चिंता वाली बात है नहीं, उन्हीं बातों को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करके लिखा जा सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस का क्वेश्चन है जिसको आप पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड। ऐसे सवालों में अब सीधा सीधा तो आप चैलेंज लिखोगे नहीं कि चैलेंज ये है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कुछ तो फैक्ट्स के साथ अगर आप शुरुआत करें तो इट वुड बी गुड। तो यहाँ पे एक फैक्ट हमें मिल गया, इकोनॉमिक सर्वे कहता है इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट एंड इट विल बिकम द लार्जेस्ट मार्केट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन द कमिंग डिकेड। एंड देन से येट
देर आर सर्टेन challenges faced by insurance sector and then right challenges हमने अबोव डिस्कशंस में देखा ही, and then also right current steps taken by the government to address those challenges and then right way forward. Next topic is about Central Civil Services Conduct Rules that were brought in 1964. इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं. This topic is important for our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. थोड़ा करंट बैकग्राउंड देखते हैं, करंट डेवलपमेंट्स देखते हैं. देखिए, आयरलैंड के अंदर वहाँ की एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर आयरिश टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा, ऐसा कुछ ऑन इंडियन इलेक्शन, जहाँ पे उन्होंने मौजूदा सरकार को और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कंडेम किया कि भारत के प्रधानमंत्री उनके तौर तरीकों के कारण डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स जो हैं वो टार्निश हो रहे हैं. मोदी टाइटन्स हिज ग्रिप, ऐसा लिखा इन्होंने. और फिर जो आर्टिकल है एडिटोरियल, उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स आर सीवियरली बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड अंडर स्ट्रॉन्ग लीडर नरेंद्र मोदी. अब उस पे फिर आयरलैंड के अंदर भारत के एम्बेसडर अखिलेश मिश्रा जी ने एक लेटर लिखा आयरिश टाइम्स को. इसका टाइटल था मोदी इंजॉयज अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलरिटी. तो मोदी जी के सपोर्ट में, हमारे प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट में एक लेटर लिखा उन्होंने. और सपोर्ट करना तो ये तो अच्छी बात है, एम्बेसडर यहां तक तो सही ही थे. बट उस लेटर में उन्होंने कहा कि मोदी जी किसी भी एलीट फैमिली से नहीं आते. ही इज फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन. करप्शन जो पिछले 55 सालों के रूल में देखा गया, इंक्लूडिंग फर्स्ट 30 ईयर्स ऑफ रूल बाय ए सिंगल डायनेस्टिक पार्टी, उसको वो खत्म कर रहे हैं. एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड हिज पॉपुलरिटी. अब अपनी सरकार को बचाते बचाते, भारत की सरकार को बचाते बचाते, वो भारत की पहले की सरकारों को कंडेम कर बैठे. हमारे एम्बेसडर, उनका नाम शायद से ये अखिलेश मिश्रा जी, तो वो भारत के एम्बेसडर है ना, मौजूदा सिर्फ सरकार के एम्बेसडर नहीं है. राइट, भारत सरकार. तो आज तक की जितनी सरकारें रही हैं सब भारत सरकार है. तो एम्बेसडर्स का काम होता है भारत की सरकारों को रिप्रेजेंट करना, उनके अच्छे इमेज को सामने रखना. कहीं ना कहीं दिस एक्शन वाज सीन एज violation of civil services code of conduct rules which expect civil servants to remain politically neutral, in another word show apolitical character. तो जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उनका कहना है कि यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट ने एक पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं, कलरिंग को रिफ्लेक्ट किया है. द ब्यूरोक्रेट हैज नॉट बीन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही हैज बीन सपोर्टिंग ए पर्टिकुलर पर्सन, ऐसा इन्होंने कंडेम किया है. तो इसी कारण से ये आर्टिकल आया है कि क्या है सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स. अब ये तो विवाद का विषय है कि सच में उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स को वायलेट किया कि नहीं किया. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाँ उन्होंने किया है, क्योंकि एक कोड ऑफ कंडक्ट रूल एक्सपेक्ट करता है ब्यूरोक्रेट्स को अपॉलिटिकल रहना, और यहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल कलरिंग दिखाई है. बट क्या उन्होंने सच में पॉलिटिकल कलरिंग दिखाई है? क्या वो अपने प्रधानमंत्री को डिफेंड कर रहे थे? जहां तक प्रधानमंत्री को डिफेंड कर रहे हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिफेंड करने के दौरान उन्होंने पुरानी सरकारों को कंडेम कर दिया. शुड इट बी कंसिडर्ड एज डेविएशन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी? दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट. उसके अंदर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बट मोटा मोटा आप ये ध्यान में रखना, कहीं पासिंग रेफरेंस में आप इसका जिक्र कर सकते हो अपने एथिक्स पेपर में. अब जरा एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट आर कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स. तो कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स फॉर सिविल सर्वेंट्स आर बेसिकली डूज एंड डू नॉट्स. आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. तो ब्रिटिश टाइम से ही कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स डेवलप किए जा रहे हैं. 1930s में उनको पहली बार कंसोलिडेट किया गया, और बाद में सेंट्रल सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स 1930s में पहली बार कोडिफाई किया गया अंडर ब्रिटिश रूल इटसेल्फ. ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस फॉरेस्ट सर्विसेज, उनके लिए अलग से कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स बनाए गए, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स के नाम से 1955. इनको फर्दर मॉडिफाई किया गया 1964 में, जब एक कमिटी बनाई गई, सांथनम कमिटी, इन ऑर्डर टू डू अवे विथ करप्शन इन पब्लिक लाइफ. तो सांथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही फिर सीवीसी और सीबीआई का फिर से गठन किया गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत. तो वही सांथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स
एंड ऑल इंडिया सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स अलग से डिटेल में डिफाइन किए गए। साल 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस ने एक बिल प्रिपेयर किया, पब्लिक सर्विसेज बिल, जहां पे प्रपोजल रखा गया कि सम ऑफ द वैल्यूज, सिविल सर्विसेज वैल्यूज शुड बी गिवन स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड्स। अभी कोड ऑफ कंडक्ट में बेसिकली सिविल सर्विसेज की वैल्यूज ही तो रिफ्लेक्ट होती हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज लाइक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। लेकिन अभी ये कोड ऑफ कंडक्ट है विच इज रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, सो इट इज एन आउटकम ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इनका कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कानून नहीं। पब्लिक सर्विस बिल प्रपोज किया गया था साल 2007 में इन ऑर्डर टू गिव सम ऑफ दिस सिविल सर्विसेज फाउंडेशनल वैल्यूज विच आर पार्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस, कानूनी स्टेटस देने का एक प्रपोजल रखा गया, बट वो बिल अभी तक पास नहीं हो पाया। होता कमेटी 2004 में आए और सेकंड एआरसी जो 2005 में बनाया गया, दोनों ने पब्लिक सर्विस बिल जैसा एक प्रोविजन को पास करके सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स को स्टैट्यूटरी स्टेटस, कानूनी स्टेटस देने की बात की है, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं। यहां पे मैंने डिटेल में दे रखा है व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डू नॉट्स आज पर सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, केस स्टडी सॉल्व करने में फायदा मिलेगा एथिक्स पेपर में, क्योंकि एथिक्स पेपर में ज्यादातर केस स्टडी जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर होते हैं कि यू आर ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यू आर ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सिचुएशन है। तो बेसिकली उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, किस एक्शन के अंदर, वहां पे आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, इसके मेरिट डिमेरिट। उसके अंतर्गत आप ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा एक्शन सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट के अलाइंड है, कौन सा उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो क्या क्या कर सकते हैं, यू हैव टू मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, एब्सोल्यूट डिवोशन, decent and responsible conduct in private life also, observe proper decorum during lunch break, render prompt and courteous service to the public, report to the superiors the fact of your arrest or conviction in a criminal code, keep away from demonstrations organized by political parties, मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। तो यही वाला जो वैल्यूज है सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स में, ये जो वैल्यूज है इसके डेविएशन को लेकर के प्रश्न उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको वायलेट किया है मौजूदा हमारे एम्बेसडर ने। और देखते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं। डू नॉट इंडल्ज इन एक्ट्स ऑफ अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं करना चाहिए। डोंट बी डिसकर्टियस। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग केस स्टडीज कि कौन कौन सी चीजें सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट के अलाइंड है, कौन सी अगेंस्ट है। एक बार इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए एंड जरूरत पड़े तो हिंट्स को देख करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आपको रूल नंबर 3 सब क्लॉज 1 के बारे में मैं बता ही चुका हूँ पहले भी क्लास में भी, अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो आपको याद होगा क्लास में भी मैंने बताया है कि देर इज नो सेपरेटली डिफाइंड कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। कोड ऑफ कंडक्ट ही है बस हमारे देश में, बट कोड ऑफ कंडक्ट को ऐसे बनाया गया है कि इट सर्व्स द पर्पस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स ऑल्सो। सम ऑफ द conducts are open-ended and it serves the purpose of code of ethics also. The next topic is about policies with respect to school bags. ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जीएस पेपर 5 असम इशूज, सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ऐसे राइटिंग में भी हेल्पफुल हो सकता है। तो थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं और फिर करंट मुद्दे पे आएंगे। स्कूल जाने वाले बच्चों का बैग कितना हेवी होना चाहिए, इसको लेकर के हमेशा ही चर्चा होती रही है, क्योंकि बहुत हेवी बैग उनके ऊपर फिजिकल और मेंटल बर्डन दोनों क्रिएट करता है। इसको लेकर के एक पीआईएल फाइल किया गया था मद्रास हाई कोर्ट में, और फिर 2018 में मद्रास हाई कोर्ट ने भारत सरकार को डायरेक्शंस दिया था कि आप एक पॉलिसी बनाइए विथ रिस्पेक्ट टू बैग, स्कूल बैग्स, कि उनका वजन कितना होना चाहिए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि नाइदर द चिल्ड्रन आर वेट लिफ्टर नॉर आर स्कूल बैग्स लोड कंटेनर। तो ऐसा दोनों को लिमिट होना चाहिए। होमवर्क, क्लास वर्क, बच्चे कितना हेवी बैग कैरी करेंगे, तो इसको लेकर के एक पॉलिसी बननी चाहिए। और फिर भारत सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए स्कूल बैग पॉलिसी बनाई साल 2020 में, जहां उन्होंने कहा पॉलिसी के हिसाब से स्कूल बैग शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट। तो अलग अलग क्लास के लिए, क्लास 1 to 2 के लिए 1.5 kg,
तो आप पूरा तो डिटेल में याद मत रखो, बस याद रखो कि मैक्सिमम 5 kg तक का बैग हो सकता है। मिनिमम का भी क्राइटेरिया दिया गया है 1.5 kg तक का, क्लास 1 से लेकर के 2 स्टैंडर्ड तक। और मोटा मोटा आइडिया है कि बॉडी वेट के 10% से ज़्यादा बैग का वेट नहीं होना चाहिए। अब इसी पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020 जो भारत सरकार की पॉलिसी है, उसको असम के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए असम सरकार ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम एकेडमिक सेशन 24-25। इसमें यही पॉलिसी 1.5 kg से लेकर के 5 kg, 1.5 kg से लेकर के 5 kg तक का बैग होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो फैसला है असम सरकार का, दैट हैज बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू रिड्यूस मेंटल एंड फिजिकल बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। अब एथिक्स पेपर में या एसए में कैसे इस्तेमाल करें इसका, सीधा सीधा तो प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी एजुकेशन सिस्टम स्पेशली इन द स्कूल्स हैव टू बी आउटकम बेस्ड। आउटकम बेस्ड मतलब लर्निंग कितनी हो रही है उस पर ध्यान होना चाहिए, पर्सनालिटी कैसे नर्चर हो रही है उस पर ध्यान होना चाहिए, ना कि इस चीज पे ध्यान हो कि कितना होमवर्क किया, कितना क्लास वर्क किया, कितने दिन स्कूल आया एंड ऑल, राइट। सो लर्निंग शुड बी फन, learning should not be a burden, and then only it will become outcome based, and then only it will be able to nurture personality. अब ये जो आइडिया है इससे मिलता जुलता सीधा सीधा यूपीएससी ने इससे पूछा था पिछले साल जो मेंस हुआ था, उसमें ये वाला टॉपिक देखिए, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन द स्कूल। ये है एजुकेशन। तो स्कूल के अंदर हमारी पर्सनालिटी को नर्चर करने पे फोकस किया जाना चाहिए, ये नहीं कि होमवर्क, क्लास वर्क एंड मेनी प्रोसीजरल थिंग्स। फोकस शुड बी ऑन लर्निंग, फोकस शुड बी ऑन मेकिंग लर्निंग अ फन। दैट एटीट्यूड विल बी विल बी सस्टेन्ड थ्रू आउट आवर लाइफ। हम लोग पढ़ाई को बर्डन की तरह समझते हैं, ड्यूटी की तरह समझते हैं। जिस दिन स्कूल में, और ये चीज स्कूल से ही शुरू होती है, स्कूल जाना है तो लगता है कि अब एक ड्यूटी है जिसको जाकर के पूरा करना है, बट स्कूल के दौरान ही अगर हमें पढ़ाई एक फन एक्टिविटी की तरह हमारे दिमाग में उसको डेवलप किया जाए, तो फिर हमारा कैरेक्टर इस तरीके से बिल्ड होगा कि हम लोग नॉलेज सीकिंग पर्सनालिटी लेकर के आगे बढ़ेंगे, एंड दैट विल मेक द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इनरिच्ड, knowledgeable, and will allow them to take more logical rational decisions। तो इस तरीके से पूरा का पूरा देश जो है वो सही रास्तों पे चल पाएगा। ये सारी बातें आप इस ऐसे टॉपिक में लिख सकते थे, वहां पे कहीं आप पासिंग रेफरेंस में लिख सकते थे किसी कारण से कि स्कूल बैग पॉलिसी लाई गई है कि स्कूल बैग का वजन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लर्निंग पे ज्यादा ध्यान, प्रोसीजरल डिटेल्स पे कम ध्यान। ये कोरल रीफ्स को लेकर के जो प्रश्न था इसमें यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन 1, 2 एंड 3, से ये 2 मिस हो गया यहाँ पे। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द करेक्ट आंसर वुड बी 1, 2, 3 ऑल। नेशनल सिविल सर्विसेज डे को लेकर के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। एंड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बट इट इज नॉट बाय यूनाइटेड नेशंस, सो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।